हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आर के चौधरी सर अंग्रेजी पढ़ाने आपको आया हूँ। आपके अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य है कंपटीशन में क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं, अच्छे मार्क्स अर्जित करना। इसके लिए कुछ बेसिक्स चैप्टर्स हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो मैं आर के चौधरी सर हूँ। आज मैं आपके सामने लाया हूँ सब्जेक्ट, एक चैप्टर है, ताकि जब तक सब्जेक्ट नहीं जानेंगे तो भाषा में सेंटेंस होता, और सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का पता नहीं होगा तो फिर आपको अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हिंदी में बोलते कर्ता, सब्जेक्ट तो हिंदी में क्या बोलते? कर्ता। कर्ता मीन्स करने वाला, कर्ता मीन्स करने वाला। जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। और ये कर्ता वाक्य में अगर ना हो तो बिना वाक्य का कर्ता, बिना कर्ता का वाक्य हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना जरूरी है। इसीलिए आपके बेसिक्स चैप्टर्स में आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये चार पिलर्स को ठीक करने हैं। आपके लैंग्वेज वाले टेस्ट में कितने पिलर्स? चार। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म और कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक। कर्ता मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट, वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट, कर्म और कॉम्प्लीमेंट पूरक। पूरक अर्थात ये चार पिलर्स हैं। इंग्लिश ग्रामर बोलिए, इंग्लिश लैंग्वेज बोलिए, इसके चार पिलर्स हैं। और इस चार पिलर्स को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो आपको ग्रामर में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता और कर्ता मीन्स करना, डूअर। डू मीन्स करना, डू मीन्स करना, और उसमें ईआर जोड़ देंगे तो डूअर मीन्स करने वाला। डू है वर्ब और ईआर लगा देने से वो हो जाता नाउन। किसी भी क्रिया में ईआर जोड़ देने से वो कर्ता यानी कि नाउन का काम करता है। इसलिए डू में ईआर जोड़ देने से क्या बन गया? नाउन। वर्ब से बना दिए नाउन, डू से डूअर, डू से डूअर, करने वाला, काम करने वाला, कर्ता, काम करने वाला कर्ता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया, आप पढ़ रहे हैं तो आप कर्ता हो गया, वह पढ़ रही तो वह कर्ता हो गया, रामू लिख रहा है तो रामू कर्ता हो गया। इस प्रकार मैंने ये डेफिनेशन अभी आपके सामने लिखा है, आप इस डेफिनेशन को समझिए। द डूअर ऑफ एन एक्शन, the doer of an action is called a subject। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। the doer of an action is called a subject। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया, ठीक है। ड्रीम सेवक वाले सर पढ़ा रहे हैं तो ड्रीम सेवक वाले सर का क्या नाम है? इफ्तिकार सर। तो इफ्तिकार क्या हो गया? सब्जेक्ट। रामू क्या हो गया? सब्जेक्ट। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इस प्रकार जो वाक्य में काम करेगा उसको कर्ता यानी कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। फिर देखिए सब्जेक्ट वाक्य में कहां कहां आ सकता है। ऐसा तो होगा कि वाक्य में कर्ता कहां कहां आ सकता है, तो मैं एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूं कि वाक्य में कर्ता तीन जगह आ सकता है। वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में और वाक्य के अंत में। वाक्य में कर्ता कहां कहां आ सकता है? वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में, वाक्य के अंत में। फिर से सुनिए, वाक्य में सब्जेक्ट कहां कहां आ सकता है? वाक्य में सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में भी आता है, बीच में भी आता है और अंत में भी आता है। क्लियर है? अब आप चलिए देखिए, मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, द सब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग, मिडिल, ऑब्लिक, एंड ऑफ द सेंटेंस। इसको मैंने अंग्रेजी में लिखा है, तो हिंदी इसका हुआ कि वाक्य में कर्ता तीन जगह आता है। वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में और वाक्य के अंत में आता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि कहां कहां वाक्य में कर्ता आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1,
She sings a song. She sings a song. इसमें आपका सी हो गया, सब्जेक्ट, और ये आ गया इन द बिगिनिंग, इन द ये वाक्य के शुरू में आ गया, वह गीत गाती है, वह गीत गाती है। इसमें गाने का काम कौन कर रहा है? शी। इसमें गाने का काम कौन कर रहा है? शी। तो जो काम करेगा उसको कर्ता बोलेंगे। क्योंकि गाने का काम इसमें कौन कर रहा है? शी। तो शी हो गई सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कहाँ गया? वाक्य के शुरू में। ये सब्जेक्ट कहाँ गया? ये सब्जेक्ट आ गया वाक्य के शुरू में आ गया। चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। What do you want? What do you want? तो इसमें यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? यू। इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? यू। तो काम करने वाले को क्या बोलते? सब्जेक्ट। तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट। इस वाक्य में काम करने वाला कौन है? यू। इस वाक्य में काम करने वाला कौन है? यू। तो जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और ये कहां गया वाक्य के? ये आ गया वाक्य के बीच में। ये कहां गया? वाक्य के बीच में। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हु आर यू। इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? यू। तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। तुम कौन हो? और ये आ गया आपको वाक्य के बीच में, इन द मिडिल। ये बीच में आ गया इन द मिडिल, और ये आ गया इन द एंड। इन दी एंड मतलब अंत में। ये अंत में आ गया, वाक्य के अंत में। इसका मतलब हु आर यू, तुम कौन हो। तो इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? यू। काम करने वाले को क्या बोलते? सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट कहां गया? वाक्य के अंत में। इन दी एंड मतलब वाक्य के अंत में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे वाक्य में कर्ता कहां कहां आ सकता है? 3 जगह। वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में, और वाक्य के अंत में। मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत किया, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। वाक्य में सब्जेक्ट कहां कहां आएगा? वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में, और वाक्य के अंत में। मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको दिया है। और सब्जेक्ट किसको बोलते? वाक्य में जो काम करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या काम करने वाले को कर्ता, या अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। अब आ जाइए कि ऐसा कौन कौन सा चीज है जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ऐसा कौन कौन सा चीज है जो वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। यह बहुत ही बेसिक चीज है। अगर आप ये सब सीख लेंगे तो अंग्रेजी में किसी प्रकार की कंपटीशन में, कोई कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए अब देखिए, वाक्य में सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट कहां कहां आ सकता है ये तो समझ गए। और अब कौन कौन ऐसा चीज है जो वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। वाक्य में सब्जेक्ट का काम कौन कौन ऐसा चीज है जो कर सकता है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट्स आर, सब्जेक्ट्स आर करता है। कौन कौन ऐसा चीज है जो कर्ता का काम कर सकता है? कौन कौन ऐसा चीज है?
दुनिया में ऐसा कौन कौन सा चीज है जो वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है? चलिए आइए सीखते हैं। नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, सर्वनाम। नंबर 3, दी और प्लस दी या प्लस एडजेक्टिव। नंबर 4, इन्फिनेटिव, मतलब 2 + V1। नंबर 5, जेरंड, जेरंड मतलब V1 + ING। इसको भी बोलते क्रिया वाचक संज्ञा। इसको भी वही बात बोलते क्रिया वाचक संज्ञा। मतलब इन्फिनेटिव को भी बोलते क्रियावाचक संज्ञा और जेरंड को भी बोलते क्रियावाचक संज्ञा। अभी इसका विस्तार से आपको बता रहे हैं। नंबर 6, क्लाउज, वाक्यांश, वाक्यांश। नंबर 7, देयर। इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं है। इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं है। इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं देयर का। नंबर 8, ईट। इट, इट का एक मीनिंग हो गया यह, और दूसरा कोई हिंदी अर्थ नहीं। कोई हिंदी अर्थ नहीं। मतलब यह 8 चीज अर्थात ये 8 बातें, ये 8 चीज, 8 ये सब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में ये 8 चीज सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे, ये हम एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं। राजू स्पीक्स इंग्लिश, इसमें काम कौन कर रहा है? राजू। तो राजू क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये राजू है क्या? नाउन। ये राजू नाउन है। राजू स्पीक्स इंग्लिश, राजू अंग्रेजी बोलता है। इसका मतलब कि राजू
राजू आदमी का नाम है, और आदमी का नाम क्या होता? नाउन। अरे आदमी का आदमी का नाम, वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, इसको क्या बोलते हैं? नाउन। तो इस वाक्य में राजू आदमी है, मनुष्य काम कर रहा है, तो आदमी क्या होता? नाउन। और इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राजू। और काम करने वाले को क्या बोलते? सब्जेक्ट। काम करने वाले को क्या बोलते? सब्जेक्ट। तो राजू हो गया आप सब्जेक्ट, और राजू यहां क्या है? नाउन। नाउन किस रूप में काम किया? सब्जेक्ट के रूप में। नाउन किस रूप में काम किया आप? तो नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम किया। अरे अंग्रेजी बोलने का काम इस वाक्य में कौन करता है? राजू। राजू अंग्रेजी बोलता है, तो जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो राजू यहां हो गया सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है क्या? नाउन। नाउन बन गया सब्जेक्ट। नाउन किसका काम किया? सब्जेक्ट का काम किया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ही writes a letter. ही हो गया सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन। नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। और इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? ही। इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? ही। और जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट है क्या? तो प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ठीक है? तो इस वाक्य में काम कौन किया? प्रोनाउन। और काम करने वाले को क्या बोलते? सब्जेक्ट। क्लियर है? अब चलिए तीसरा, नंबर 3। द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट। इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? दिया प्लस एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। दी प्लस एडजेक्टिव। पुअर, वीक, टॉल, फैट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो अगर नाउन, अगर एडजेक्टिव के पहले द आ जाए तो ये क्या कहलाता? ये कहलाता प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। ईमानदार होते हैं। तो इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? ये दोनों शब्द मिलकर। अकेला एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ठीक है? अकेला एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, और जब भी करेगा अपने साथ द लेगा। आर्टिकल, द एक आर्टिकल है, उपपद, हिंदी में बोलते उपपद। तो अकेला एडजेक्टिव, अकेला एडजेक्टिव, अकेला एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम कभी भी नहीं करेगा। जब भी करेगा किसके साथ? द के साथ। और जब दोनों मिलेगा तो कहलाएगा प्लूरल नाउन। क्या कहलाएगा? प्लूरल नाउन। और यह प्लूरल नाउन
किसका काम किया? सब्जेक्ट का। मतलब दी प्लस एडजेक्टिव दोनों मिलकर के सब्जेक्ट का काम किया। और जब एडजेक्टिव के पहले द आ जाता है तो वो कहलाता है प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा। प्लूरल नाउन को हिंदी में क्या बोलते? बहुवचन संज्ञा, है ना। प्लूरल नाउन को हिंदी में क्या बोलते? बहुवचन संज्ञा। तो ये बहुवचन संज्ञा क्या बन गया? सब्जेक्ट का काम किया। ये बहुवचन संज्ञा किसका काम किया? सब्जेक्ट का काम किया। चलिए अब हम चौथा, टू स्पीक इंग्लिश इज इजी। टू स्पीक इंग्लिश इज इजी। और ये हो गया सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट हो गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हो गया क्रियावाचक संज्ञा। इस वाक्य में कौन काम कर रहा है? इस वाक्य में 2+V1। इस वाक्य में कौन काम कर रहा है? 2+V1। अकेला V1 नहीं। इन्फिनेटिव किसको बोलते? नोट में लिख लीजिए, 2+V1 बराबर इन्फिनेटिव। टू प्लस V1 बराबर इन्फिनेटिव। अर्थात इस वाक्य में दोनों मिलके काम कर रहा है, और जो काम करता है उसको कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वाक्य में कौन काम कर रहा है? अकेला टू नहीं काम कर रहा है, अकेला स्पीक भी काम नहीं कर रहा है। जब भी कर रहा है दोनों मिलके, तो जब टू के साथ V1 मिलेगा तो वो हो जाता है इन्फिनेटिव। और इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? इन्फिनेटिव। और काम करने वाले को क्या बोलते? सब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव बन गया सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। इन्फिनेटिव क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। चलिए अब 5वें नंबर में हम चलते हैं। नंबर 5, स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश इज इजी। तो यहां स्पीकिंग हो गया, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है जेरंड। ठीक है, इसका भी सेम मतलब हो गया। अंग्रेजी बोलना आसान है, अंग्रेजी बोलना आसान है, और V1 प्लस ING बराबर जेरंड बराबर नाउन। ये नाउन का काम किया, जेरंड नाउन का काम यहां किया, और ये नाउन यहां क्या बन गया? अब सब्जेक्ट बन गया। और काम करने वाले को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में स्पीकिंग ही काम कर रहा है। देखिए इन्फिनेटिव और जेरंड ये दोनों का मान समान है। जो जेरंड है वही इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव बराबर जेरंड और जेरंड बराबर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब भी क्रियावाचक संज्ञा और जेरंड का मतलब भी क्रियावाचक संज्ञा। इन्फिनेटिव का मतलब भी क्रियावाचक संज्ञा और जेरंड का मतलब भी क्रियावाचक संज्ञा। दोनों का एक ही अर्थ है और लगभग एक ही प्रयोग है।
आगे आपको बताएंगे, इस सब के बारे में चर्चा होगी। केवल अभी इतना जानना है कि इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, जेरंड भी सब्जेक्ट हो सकता है। V1 प्लस आईएनजी हमेशा जेरंड का काम नहीं करता है, लेकिन यहां वो नाउन का काम किया। यहां वो किसका काम किया? नाउन का। जेरंड यहां नाउन का काम किया, इन्फिनेटिव भी यहां नाउन का काम किया। चूंकि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते, काम करने वाले को क्या बोलते? सब्जेक्ट बोलते। और इस वाक्य में इन्फिनेटिव काम कर रहा है तो हुक बन गया, ये सब्जेक्ट, ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हो गया। और इस वाक्य में जेरंड काम कर रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्ट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, what he speaks is right. What he speaks is right. तो यहां what he speaks क्या हो गया? क्लाउज, यानी ये सब्जेक्ट का काम किया। और ये सब्जेक्ट हो गया क्लाउज, यानी कि वाक्यांश। वाक्यांश, वाक्य के टुकड़े को क्लाउज कहते हैं। वाक्य के टुकड़े को क्लाउज कहते हैं। तो इस वाक्य में कितने टुकड़े हैं? 2। पहला टुकड़ा ये हुआ और दूसरा टुकड़ा ये हुआ। पहला टुकड़ा हो गया व्हाट ही स्पीक्स और दूसरा टुकड़ा हो गया इज राइट। इसका अर्थ यह हुआ कि क्लाउज भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। और करता क्या? यहां इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? व्हाट ही स्पीक्स। और जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। वाक्य में जो काम करे उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? व्हाट ही स्पीक्स। तीनों शब्द मिलकर काम कर रहा है और काम करने वाले को क्या बोलते? सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट क्या हो गया? क्लाउज। क्लाउज को हिंदी में क्या बोलते? वाक्यांश। अरे वाक्य के टुकड़े को क्लाउज कहते हैं। बड़े बड़े वाक्य में कितने टुकड़े होते? 2। बड़े बड़े वाक्य में कितने टुकड़े होते? 2। पहला टुकड़ा भी क्लाउज, दूसरा टुकड़ा भी क्लाउज। पहला क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रधान वाक्यांश और सहायक वाक्यांश। तो इस वाक्य में प्रधान वाक्यांश ही काम कर रहा है और काम करने वाले को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट है क्या? क्लाउज। क्योंकि ये वाक्य का टुकड़ा है। क्योंकि ये वाक्य का टुकड़ा है और काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्लाउज बन गया। क्या? ये क्लाउज यहां सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का काम किया, क्योंकि वाक्य के टुकड़े को क्लाउज कहते हैं और ये क्लाउज वाक्य में सब्जेक्ट का काम किया। चलिए नंबर 7, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। इसको बोलते डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट, इसको बोलते डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट अर्थात नकली कर्ता। नकली कर्ता, यह असल में कर्ता नहीं है, हम इसको कर्ता मानते हैं। इट इज सपोज टू बी अ सब्जेक्ट बट इन फैक्ट इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। वास्तव में यह सब्जेक्ट नहीं है, हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं। देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर को हम सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह कोई सब्जेक्ट नहीं है। टेबल पर एक पुस्तक है, टेबल पर
एक पुस्तक है, कोई कर्ता नहीं। ऐसा नियम है कि अगर हिंदी वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, अगर हिंदी वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई कर्ता ना हो, तो उस वाक्य को अंग्रेजी में हम देयर से शुरू करते हैं, और देयर कोई वास्तव में कर्ता नहीं है, हम उसको कर्ता मानते हैं। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि माना की संख्या x है, तो दुनिया में x तो कोई संख्या है नहीं, केवल मानते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर सब्जेक्ट माना गया है, माना हुआ सब्जेक्ट है, वास्तव में ये सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इसलिए पहचान लीजिए, अगर हिंदी वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो तो वह वाक्य अंग्रेजी में किससे शुरू होगा? देयर से। अगर हिंदी वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं रहे तो उस वाक्य को हम अंग्रेजी में देयर से शुरू करते हैं। यहां देख लीजिए, टेबल पर एक पुस्तक है, इस हिंदी वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम इसको किससे शुरू किए? देयर से। तो देयर क्या बन गया? डमी सब्जेक्ट, नकली कर्ता। असली में यह कर्ता नहीं है, फिर भी हम इसको कर्ता मानते हैं। चलिए अब 8 नंबर में इट। It is also a dummy subject. It is also a dummy subject. यह भी एक नकली कर्ता है। यह भी एक नकली कर्ता है। यह भी एक नकली कर्ता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, इट इज 12 o'clock. इट इज 12 o'clock, 12 बजे हैं। तो इसमें इट क्या हो गया? डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट। इट इज 12 o'clock। ये इट कौन सब्जेक्ट हो गया? डमी सब्जेक्ट, नकली कर्ता। ये भी वास्तव में कर्ता नहीं है, और इसका यहां कोई हिंदी अर्थ नहीं है। आपको बता रहे हैं 8 बजे हैं। 8 बजे हैं, ये नकली कर्ता हुआ। 8 बजे हैं, तो इट इज 12 o'clock, 8 बजे हैं। ठीक है, इसमें इट का कोई हिंदी अर्थ नहीं है। इट का कहीं कहीं कोई हिंदी अर्थ नहीं होता, केवल वो माना गया सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट, इसीलिए 8 बजे हैं। इस प्रकार हमको लग रहा है अब आप ये 8 एग्जाम्पल से सब्जेक्ट के बारे में पूरा परिचित हो चुके होंगे, इसीलिए आपका ये सब्जेक्ट समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं, सब्जेक्ट के बाद अगला स्टेप आता है भर्ब यानी कि क्रिया। वाक्य में 2 चीज का होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट और एक भर्ब का होना जरूरी है। तो अभी आप सब्जेक्ट पढ़ चुके, अब हम लोग अगली कड़ी में चलते हैं भर्ब की ओर, क्रिया।
भर्ब यानी कि क्रिया। भर्ब यानी कि क्रिया। भर्ब यानी कि क्रिया। इसका डेफिनेशन पहले जानते हैं। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड verbs। या एक और एग्जाम्पल है, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड verbs। ऑल all doing words are called verbs। all action words are called verbs या all doing words are called verbs। सभी करने वाले शब्द, करने वाले या होने वाले, होने वाले, सभी करने वाले या होने वाले शब्द सभी करने वाले या होने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, कहलाते हैं। सभी करने वाले या होने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे verbs या हिंदी में क्रिया कहते हैं। चलिए, such words are such words are such words are ऐसे शब्द हैं ऐसे कौन सब एक्शन वर्ड्स है? खाना, पीना, सोना, उठना, मरना, जीना, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। ईट, खाना, ड्रिंक, पीना, गो, जाना, कम, आना,
सिंग गाना, सिंग गाना, स्पीक बोलना, स्पीक बोलना, ETC। ये सारे शब्द के अंत में क्या है? ना। खाना, पीना, आना, जाना, बोलना, सोना, लड़ना, ये सारा क्या है? ये सारा वर्ब है, क्रिया, क्रिया है, वर्ब है, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे वर्ब्स, अंग्रेजी में वर्ब्स और हिंदी में क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, इन सारे शब्दों के अंत में क्या है? सारे हिंदी शब्द अभी लिखे हैं ना, खाना, पीना, सोना, उठना, इसके अंत में क्या है? ना। तो जो भी ना वाला शब्द होगा और जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, जैसे खा रहे हैं, कुछ हो रहा है, बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द को वर्ब्स या क्रिया कहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल में, वाक्य में प्रयोग इसका करते हैं। आई सिंग, आई हो गया सब्जेक्ट और सिंग हो गया वर्ब। मैं गाता हूं, दूसरा he speaks, he हो गया सब्जेक्ट और स्पीक्स हो गया वर्ब। वह बोलता है, वह बोलता है। वी टीच, हम लोग पढ़ाते हैं। वी हो गया सब्जेक्ट और टीच हो गया वर्ब। हम लोग पढ़ाते हैं, वी टीच। हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, आई सिंग, यहां आई किसका काम किया? सब्जेक्ट का। यहां आई किसका काम किया? सब्जेक्ट का। और सिंग किसका काम किया? वर्ब का। एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। वाक्य में, वाक्य बिना सब्जेक्ट और वर्ब का नहीं बनता। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो छिपा हुआ है, लेकिन बिना सब्जेक्ट का वाक्य नहीं बनता है।
बिना सब्जेक्ट का वाक्य नहीं बनता है। और सिंग हो गया वर्ब, आई सिंग मैं गाता हूं। ही स्पीक्स, यहां ही किसका काम किया? सब्जेक्ट का। और स्पीक्स किसका काम किया? वर्ब का। वी क्या है? सब्जेक्ट, चूंकि इस वाक्य में वी काम कर रहा है। और कौन काम कर रहा है? पढ़ाने का। कौन काम कर रहा है? पढ़ाने का। कौन काम कर रहा है? खाने का। कौन काम कर रहा है? आने का। कौन काम कर रहा है? जाने का। तो ये सारे वर्ब से क्रिया है। चलिए अब auxiliaries, 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 सहायक क्रियाएं, सहायक सहायक क्रियाएं, ऑक्जिलरीज, ऑक्जिलरीज। प्राइमरी ऑक्जिलरीज, प्राइमरी प्राइमरी ऑक्जिलरीज मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों है। प्राइमरी ऑक्जिलरीज दोनों तरह से काम करेगा। वर्ब टू बी, इसके अंतर्गत इज़म और was, where और be, is, am और was, where और be। verb to do, verb to do के अंतर्गत do, does और did। verb to have के अंतर्गत verb to have के अंतर्गत have, has, had।
इसका प्रयोग दोनों तरीके से होगा। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत 3 प्रकार की क्रियाएं आती, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत 3 क्रियाएं आती, वर्ब टू बी, और वर्ब टू बी के अंतर्गत 6 वर्ब आता, ईच, एम, आर, वॉच, वेयर और बी। और वर्ब टू डू के अंतर्गत डू, डज, डिड। और वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैव, हैज, हैड। इसका प्रयोग हम बताएंगे आपको भी। और ये तीनों प्रकार की क्रियाएं, ये जो तीनों प्रकार की क्रियाएं हैं उसका प्रयोग दोनों तरीके से होगा, मेन वर्ब के रूप में भी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, मुख्य क्रिया के रूप में भी और सहायक क्रिया के रूप में भी। दोनों तरीके से होगा, मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। फिर चलिए दूसरे नंबर में मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, इसके अंतर इसका प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग का होता है। मॉडल वर्ब के अंतर्गत कैन, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, ये 10 मॉडल वर्ब्स हो गए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये 10 तो मॉडल वर्ब्स है। और इस मॉडल वर्ब्स का प्रयोग केवल किस रूप में होगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कभी नहीं होगा। जितना भी मॉडल वर्ब्स है सारा 10 मॉडल वर्ब्स के बाद V1 आता है। और दूसरी बात, मॉडल वर्ब्स हमेशा सहायक क्रिया के तरह ही प्रयोग होगा, इसका प्रयोग मेन वर्ब के तरह कभी भी नहीं होगा। हम आपको एग्जाम्पल देके इसका विस्तार से इसको समझाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सिलरीज है, ऑक्सिलरीज एक ट्री है और इसके 3 ब्रांच हो गए। एक हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा हो गया मॉडल वर्ब और तीसरा सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स के अंतर्गत 3 वर्ब आते, डेयर, नीड और यूज्ड टू। डेयर, नीड और यूज्ड टू। ठीक है, तो डेयर, नीड और यूज्ड टू, इसका भी प्रयोग दोनों तरीके से होगा। मेन वर्ब प्लस
हेल्पिंग वर्ब। सेमी मॉडल्स का भी प्रयोग दोनों तरीके से होगा, मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, दोनों तरीके से। और सेमी मॉडल्स की संख्या कितनी है? केवल 3, डेयर, नीड और यूज टू। डेयर, नीड और यूज टू। और मॉडल वर्ब्स की संख्या कितनी है? 10, 10। कितने मॉडल वर्ब्स है? 10। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ऐसा होगा। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत 3 प्रकार की क्रियाएं आती, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी के अंतर्गत 6 वर्ब्स आते, ईज, एम, आर, वॉच, वेयर और बी। और वर्ब टू डू के अंतर्गत 3 क्रियाएं आती, डू, डच, डिड। और वर्ब टू हैव के अंतर्गत 3 क्रियाएं आती, हैव, हैज, हैड। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग दोनों तरीके से होगा, मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, मुख्य क्रिया के रूप में भी और सहायक क्रिया के रूप में भी। लेकिन मॉडल वर्ब्स का प्रयोग केवल सहायक क्रिया के रूप में होगा। इसका मॉडल वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कभी भी नहीं होगा। फिर आप आ जाइए सेमी मॉडल्स, जिसकी संख्या केवल 3 है, वो है डेयर, नीड और यूज टू। इसका प्रयोग दोनों तरीके से होगा, मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी, ऐसा होगा। चलिए अब एक तरफ से इसका प्रयोग हम बताते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग नंबर 1, वर्ब टू बी, मतलब इजम और वॉज, वेयर और बी एज अ मेन वर्ब मतलब इतने वर्ब का प्रयोग हम मुख्य क्रिया के रूप में आपको बताने जा रहे हैं कि इतने वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में कैसे होगा। आइए बताते हैं। एज अ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में एग्जाम्पल नंबर 1 में आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। इस वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं? एक क्रिया रहने पर मेन वर्ब, दूसरा they were players, they were players, इसमें एक ही क्रिया है तो मेन वर्ब,
मेन वर्ब, he was a doctor, he was a doctor, इसमें भी एक ही क्रिया है, इसीलिए ये भी मेन वर्ब, मेन वर्ब। नंबर 4, बी करेजियस या बी काइंड, इसमें भी एक ही वर्ब है, इसीलिए मेन वर्ब। दयालु बनो, दयालु बनो, दयालु बनो, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत जो मैंने पहला वर्ब लिया है वो है वर्ब टू बी, और वर्ब टू बी के अंतर्गत 6 वर्ब्स आते, ईच, एम, आर, वॉच, वेयर और बी। ये किस रूप में आपको बताने जा रहे हैं? ये मेन वर्ब के रूप में बताने जा रहे हैं। और मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वो मेन वर्ब होता, अगर वाक्य में एक ही क्रिया हो तो मेन वर्ब हो जाता। तो ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिया है, इस सारे वाक्य में कितने कितने वर्ब हैं? 1। आई एम ए टीचर, इसमें कितना वर्ब है? 1, इसलिए ये कौन वर्ब हो गया? मेन वर्ब। फिर दे वेयर प्लेयर्स, इस वाक्य में कितनी क्रिया है? 1, तो एक क्रिया रहने पर मेन वर्ब हो जाता। फिर तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉज अ डॉक्टर, इस वाक्य में भी कितनी क्रिया है? 1, इसलिए ये भी कौन वर्ब हो गया? मेन वर्ब हो गया। फिर चौथा एग्जाम्पल, बी काइंड, इस वाक्य में कितनी क्रिया है? 1, इसीलिए एक क्रिया, अगर वाक्य में एक क्रिया हो तो मेन वर्ब हो जाता, अगर वाक्य में एक क्रिया हो तो मेन वर्ब, और अगर वाक्य में 2 क्रियाएं हो तो शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। पहले इसको पहचानिए, तभी अंग्रेजी मजबूत होगी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की सबकी जानकारी अगर नहीं रही तो मुश्किल है। ये बेसिक्स है। पहले आप लेवल अपने जड़ को मजबूत कीजिए, फिर आपका सेट प्रैक्टिस बनने लगेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। आइए, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में मैंने पहला किसका प्रयोग बताया? वर्ब टू बी। किस रूप में बता रहे हैं? मुख्य क्रिया के रूप में। लेकिन फिर अब अगला पेज में चलते हैं। वर्ब टू बी एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब। वर्ब टू बी एज अ हेल्पिंग वर्ब। वर्ब टू बी को अब बताने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अभी तो बताया मेन वर्ब के रूप में, अगर वाक्य में एक क्रिया हो तो मेन वर्ब। अब बता रहे हैं 2 वाला, शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। एग्जाम्पल 1, I'm reading a book. I am reading a book. इसमें कितनी क्रियाएं हैं? 2। एक हो गया एम, दूसरा हो गया रीडिंग। एम हो गया हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग हो गया मेन वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल, they were playing cricket. They were playing cricket.
they were playing cricket। तो इस वाक्य में भी कितनी क्रियाएं हैं? दो। शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। थर्ड एग्जाम्पल लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल में हो गया वॉच सी कुकिंग फूड। वॉच सी कुकिंग फूड, इसमें भी दो क्रियाएं हैं। वॉच सी कुकिंग फूड, इस वाक्य में भी दो क्रियाएं हैं। शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। इसमें भी दो क्रियाएं हैं। नंबर 4, he will be reading he will be reading a book। इस वाक्य में भी दो क्रियाएं, विल बी हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो गया मेन वर्ब। तो इससे पहले मैं बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरीज मेन वर्ब के रूप में, अभी बताया प्राइमरी ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में वर्ब टू बी बता रहे हैं, तो वर्ब टू बी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में अभी बताए थे, और अभी बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। तो कैसे पहचानेंगे बच्चों? अगर वाक्य में एक ही क्रिया हो तो मेन वर्ब हो गया, और वाक्य में अगर दो क्रियाएं हो तो शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब, शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब, शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। इसी प्रकार पहचानेंगे हम लोग कि कौन मेन वर्ब है और कौन हेल्पिंग वर्ब है। चलिए अब वर्ब टू डू का प्रयोग बता रहे, नहीं अब पहले रूल्स लिखिए। रूल्स, आई के साथ एम, वी यू दे के साथ, और आई के साथ एम का प्रयोग, वी यू दे के साथ आर का प्रयोग। ही सी इट के साथ इज का प्रयोग, और अब देखिए एम प्रेजेंट टेंस, आर
प्रेजेंट टेंस वॉज और वेयर, पास्ट टेंस। एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, आर का प्रयोग भी प्रेजेंट टेंस और वॉज वेयर का प्रयोग पास्ट टेंस। एम लगता है प्रेजेंट टेंस में, आर भी लगता है प्रेजेंट टेंस में, इज भी लगता है प्रेजेंट टेंस में, और वॉज और वेयर लगता है पास्ट टेंस में। चलिए अब वर्ब टू डू, वर्ब टू डू इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया थी? डू, डज, डीड, एज अ, मेन वर्ब। वर्ब टू डू के अंतर्गत तीन क्रियाएं आती, डू, डज और डीड। ये किस रूप में बताने जा रहे हैं? मेन वर्ब के रूप में, एज अ मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में। एग्जाम्पल नंबर 1, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। इस वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं? एक। अभी तुरंत बताए हैं कि वाक्य में अगर एक ही क्रिया हो तो मेन वर्ब होता है। ये हो गया मेन वर्ब। शी डज हर लेशन, शी डज हर लेशन। इस वाक्य में भी कितनी क्रियाएं हैं? एक। वाक्य में एक क्रिया रहने पर मेन वर्ब। नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल, शी डिड हर वर्क, शी डिड हर वर्क। डिड हो गया मेन वर्ब। अब रूल्स है, रूल्स हो गया, आई, वी, यू, दे। इसके साथ डू का प्रयोग। प्रेजेंट टेंस, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता ही, शी, ईट और सिंगल नेम। इसके साथ डज, ये भी प्रेजेंट टेंस और with all the subjects।
with all the subjects plus did, past tense, भूतकाल, सारे सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होता। कौन टेंस में? पास्ट टेंस में। वी यू दे के साथ आई वी यू दे, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग। ये कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। ही सी इट, और जितना भी सिंगुलर नेम है, एक सिंगुलर नेम या सिंगल नेम, एक वचन संज्ञा, उसके साथ क्या लगाएंगे? डज। ये भी हो गया प्रेजेंट टेंस। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाएंगे? डिड। कौन टेंस में? पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल। तो प्यारे बच्चों, आई डू माई वर्क, इस वाक्य में कितनी क्रिया है? एक क्रिया। तो वाक्य में एक क्रिया रहने पर मेन वर्ब, वाक्य में एक क्रिया रहने पर, अभी मैंने जस्ट चर्चा किया है कि वाक्य में अगर एक क्रिया हो तो मेन वर्ब, और वाक्य में अगर दो क्रियाएं हो, शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। चलिए देखिए, शी डिड हर वर्क, इस वाक्य में भी कितनी क्रिया है? एक। तो वाक्य में एक क्रिया रहने पर मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये भी मेन वर्ब हो गया। वाक्य में एक ही क्रिया है। डच, ये भी वाक्य में एक ही क्रिया है, तो मेन वर्ब हो गया। तो आई बी यू दे के साथ डू लगता है। कौन टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। और ही सी इट, और सिंगल नेम, एक नाम, एक वचन संज्ञा, इसके साथ लगता है डच, ये भी प्रेजेंट टेंस। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगता है? डिड। कौन टेंस? पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। चलिए अब एज अ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू डू एज अ हेल्पिंग वर्ब। वर्ब टू डू एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू डू, डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में डू यू लव मी, डू यू लव मी, क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। He does not go, he does not go, इस वाक्य में भी दो क्रियाएं हैं, शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। Did she sing? Did she sing? इस वाक्य में भी दो क्रियाएं हैं, शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। अगर वाक्य में दो क्रियाएं हो तो शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब, शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। वाक्य में दो क्रियाएं रहने पर शुरू में जो आता है वो सहायक क्रिया हो जाता, बाद में जो आता मुख्य क्रिया हो जाता।
यहां भी इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। अब हम चलते हैं वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव इसके अंतर्गत तीन क्रियाएं आती, हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड। ये बता रहे हैं एज अ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में, एज अ मेन वर्ब। एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक। इस वाक्य में भी एक ही क्रिया है, मेन वर्ब। वाक्य में अगर एक क्रिया हो तो मेन वर्ब। शी हैड अ पर्स। शी हैड अ पर्स, इस वाक्य में भी एक क्रिया है तो मेन वर्ब। अगर वाक्य में एक क्रिया हो तो मेन वर्ब हो जाता। अब ये रूल्स में देखिए, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हैव। हैव हो गया प्रेजेंट टेंस, हैव हो गया प्रेजेंट टेंस। ही, सी, इट और सिंगल नेम, इसके साथ हैज, ये भी हो गया प्रेजेंट टेंस। और विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, with all the subjects, हो गया had। ये हो गया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, इसके साथ हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा, इसके साथ हैज, ये भी प्रेजेंट टेंस। और दुनिया में जितना सब्जेक्ट्स है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है, राजू, मोहन, सीता, गीता, ठीक है, अहमद, सबके साथ हैड, सबके साथ हैड। हैड कौन टेंस? पास्ट टेंस। हैव हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता। हमको लगता है, उम्मीद करते हैं कि जितना आज आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, सारी चीज़ को आप लोग अच्छे और भली भांति समझ गए होंगे। अब हम इसमें मॉडल वर्ब्स और सेमी मॉडल्स, इसको लेके हम कल उपस्थित हो रहे हैं आपके सामने। आज बस इतना ही, लेकिन इसको बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा। जब तक नहीं पढ़िएगा, अभ्यास नहीं कीजिएगा, तो बेसिक्स ठीक नहीं होगा, और बेसिक्स ठीक नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आज इतना ही। बाय, सी यू, गुड नाइट।